वो कंप्लीट हो गया। और अल्टीमेटली हमारा मकसद वहाँ पर वही था कि स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन करना कोई भी जॉब के लिए। तो उसके लिए हम कुछ दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक होता है उसके लिए एक नॉर्मलाइज करना, मतलब नॉर्मल टाइम या बेसिक टाइम को पहले फाइंड आउट करना, मतलब उसको कैलकुलेशन करना कि कितना नॉर्मल टाइम होता है कोई भी जॉब के लिए। और उसके साथ एसोसिएटेड डिफरेंसेस, अलाउंसेस, अलाउंसेस कितने टाइप का होता है, कोई अलाउंसेस को ऑल अलाउंसेस क्या रहेगा ऑन नॉर्मल टाइम के ऊपर परसेंटेज हिसाब से नॉर्मली ये एप्लिक दिया रहता है। दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ अलाउंस, जैसे कॉन्टीजेंसी अलाउंस, रिलैक्सेशन अलाउंस, हाई रिस्क अलाउंस, हेवी ड्यूटी अलाउंस, जो भी हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस रह सकता है कोई भी काम के लिए। तो हमको वही चीज़ का देखना है कि कितने सा अलाउंस इसमें एप्लीकेबल होगा, और उसका टोटल सम अप कर देने से वो हो जाएगा ब्लैंकेट अलाउंस, ब्लैंकेट रिलैक्सेशन अलाउंस। एंड दैट उसका रेंज क्या होता है, नॉर्मली 10 to 20% ऑफ नॉर्मल टाइम। तो अगर ये अलाउंस हमको पता हो गया कि कितना अलाउंस होगा प्रोसेस के ऊपर, तो नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, ये फॉर्मेट अनुसार, ये फॉर्मेट के अनुसार हम लोगों को स्टैंडर्ड टाइम निकल जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम जब डिस्क्लोज हो गया तो इसके अंदर में कोई भी नॉर्मल अभी का ख्याल से फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार उसमें मिनिमाइज सबका जो लेबर डिफरेंट जो मिस यूटिलाइजेशन कंपोनेंट सबसे मिनिमाइज्ड फॉर्मेट में है, उससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। फिर वही उसका पर व्यू से हम लोगों को स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। तो स्टैंडर्ड टाइम जब निकल जाता है और वो अगर फॉर्मेट फॉलो होता है तो इसका मतलब होगा जो भी प्रोडक्टिविटी आएगा उसमें डेफिनेटली उसका आउटटर्न और उसमें जो जितना कुछ लेबर जितना कुछ वेस्टेज कंपोनेंट, दैट मीन्स आइडिया। सर साउंड चला गया सर। थोड़ी देर रुकिए। हेलो, हाँ देखो अभी वॉइस आ रहा है। यस सर। ओके। तो हम लोग जो आज बात कर रहे थे कि आज हम लोग मेथड स्टडी के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेथड स्टडी मतलब द वे ऑफ डूइंग द जॉब, कैसे हम लोग काम करेंगे। तो ये चीज़ के ऊपर ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ख्याल से कि मेथड दैट मीन्स वे ऑफ डूइंग, वे हाउ वी आर कंप्लीटिंग द प्रोसेस, व्हाट आर द डिफरेंट सब जॉब्स और क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ये सब दैट मीन्स डेफिनेटली प्रोसेस रिलेटेड है ये। तो इसमें जो बेसिक हमारा वर्क स्टडी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेथड स्टडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, दैट उसमें क्या लिया जाता है कि टू मिनिमाइज द लेबर वेस्टेज। तो हम लोग जैसे भी मेथड में हम काम करने का कोशिश करेंगे, जितना भी सिंप्लीफाइड वे में करने का कोशिश करेंगे, जैसे भी करें, लेकिन हमारा बेसिक टारगेट ये रहेगा कि इसमें लेबर कंपोनेंट, हम लोगों का वो जो लेबर कंपोनेंट है, लेबर पार्ट है, दैट मीन्स जो मैन पावर्स इन्वॉल्व है, तो उनका लेबर वेस्टेज को, उसका वेस्टेज को मिनिमाइज करना। ठीक है, टू मिनिमाइज द लेबर वेस्टेज। तो वो लेबर वेस्टेज को हम जो तरीके में मिनिमाइज कर सकते हैं वही तरीका हमारे लिए सबसे अच्छा वाला वे में काम होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मेथड स्टडी सबके सामने स्क्रीन आ रहा है, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके। तो देखो, इसमें बेसिक बेसिक जो ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है, मिनिमाइज द लेबर वेस्टेज और लीस्ट लेबर वेस्टेज। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लेबर वेस्टेज का बात करते हैं कि मान के चलो हमारे सामने एक बहुत बड़ा बाल्क हेवी कोई जॉब या कोई ब्लॉक या इनगॉट हमारा फ्लोर में है, लेकिन उसको कोई ऊंचा जगह पर रखना है। ठीक है, तो ये अगर काम होगा, व्हाट इज़ द काम, हमारा काम क्या है, बेसिक काम के काम होगा कि हमारा जो जो हेवी जॉब है, बहुत बाल्क शेप्ड वाला, बहुत बड़ा हेवी शेप्ड वाला जॉब, उसको कोई दूसरा कोई ऊंचाई जगह ऊंचाई पर रखना है। तो उसके लिए हम लोग का दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि हमारा जितने सारे मैन पावर सबको लगा दे, जितने सारे लेबर वगैरह सबको बुला के बोला चलो इसको पकड़ो, हाँ पकड़ के इसको और ऊपर में रख दो। ठीक है, लेकिन उसमें देखा जाएगा सब आदमी लोग थक जाएगा। क्यों थक जाएगा? क्योंकि बहुत ही हेवी एफर्ट देना पड़ेगा आदमी को। तो टोटल 20 आदमी को अगर हम उसमें एंगेज कर देते तो क्या हो जाएगा, उसमें हो सकता है काम कोई तरीके से हो गया, लेकिन नेक्स्ट के स्टेज में आदमी लोग बोलेगा हम लोग थक गए, हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिए, क्योंकि हम अभी काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गया एफर्ट देके। ठीक है, तो इसलिए उतना एफर्ट मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स वो वाला पार्ट में जितना इतना 20 लेबर्स का जो लेबर कंपोनेंट, वो पार्ट पूरा मिस यूटिलाइजेशन हो गया। उनको रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा, उनको थोड़ा सा छोड़ना ही पड़ेगा रिलैक्सेशन के लिए। तो इसलिए क्या होगा, वो चीज़ पूरा 20 मैन पावर्स का जो एफर्ट, वो पूरा जो जिस टाइम रिलैक्सेशन हमको दिया कि मान के चलो सेकेंड हाफ भी रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, तो सेकेंड हाफ में 3 घंटा अगर वर्किंग आवर्स होता है तो 3 घंटा मल्टीप्लाइड बाई 20, दैट मीन्स 60 मैन आवर्स। तो ये पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, क्यों? दैट मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ होल लेबर कंपोनेंट, होल लेबर्स इन फॉर्म ऑफ मतलब कोई काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, इसको बेसिक तरीका मतलब ये जो कोई मेथड में अगर हम ये काम करते हैं तो दैट मेथड इज़ नॉट फुल नॉट करेक्ट, ये रॉन्ग, गलत मेथड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाफ का पूरा हमको लेबर को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग थक जा रहा है। अगर थक गया तो उसका आदमी को अगर और भी काम दिया जाएगा तो मतलब वो तो तबीयत खराब हो जाएगा, उसको फिर देखा जाएगा उनका हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा या रिलीफ देना पड़ेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट करो, दवाई देना पड़ेगा। तो मतलब हम लोग ज़्यादा किसी के ऊपर ज़्यादा लेबर, उसका कैपेबिलिटी से ज़्यादा लेबर हम नहीं दे सकते। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम लोगों को वही चीज़ देखना है कि हमको जो मेथड में हम काम करेंगे वो मेथड के में वेस्टेज ऑफ लेबर मिनिमाइज होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसलिए इस तरीके का इसमें बेटर तरीका, अच्छा वाला तरीका क्या हो सकता था, अगर हम तो क्रेन को बुला लेते हो, क्रेन को विद क्रेन का मदद लेके उसको थोड़ा सा 2-3 मैन पावर को एंगेज करके थोड़ा सा अच्छा तरीके से अगर उसको हम उसमें अपना जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख देते थे, तो इसमें क्या होता था, बहुत एफिशिएंटली काम को हो जाता था। दैट मीन्स the usage of this type of crane for this particular job is new improved version। तो ये होता है क्या, मेथड का हम लोगों का एक मॉडिफिकेशन। पहले हम लोग लेबर मैन पावर को वेस्ट कर रहे थे, तो अभी हम लोग उसमें क्या किया, उसमें मशीन उसमें क्रेन का इन्वॉल्वमेंट, क्रेन का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो क्रेन अगर आ गया तो उसमें ज़रूर काम हो गया बहुत ही स्मूथ। एंड इसको बोला जाता है कि दिस इज़ वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन और अप्रोच ऑफ मेथड स्टडी, जिसमें क्या होगा, लेबर कंपोनेंट मिनिमाइज होगा। तो देखो ये होता है मेथड स्टडी का बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ मेथड स्टडी इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ये डिफाइन किया जाता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, उसमें भी सब कुछ रिकॉर्ड करना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर कैसे हो रहा है। और क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रोपोज्ड वे ऑफ डूइंग। तो अभी जो तरीके में काम चल रहा है इसको बोला जाता है एग्जिस्टिंग वे। और अगर हमको लगता है कि ये मेथड को और भी सिंप्लीफाई और दूसरा बहुत स्मूथली और इजीली बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते, तो उसको बोला जाता है कुछ प्रोपोज्ड, हम लोग कुछ प्रपोजल आ सकते हैं। तो ये बात तरीके से ये तरीका बेटर होगा। एक्स तरीके में जो काम हो रहा है, एक्स के जगह अगर वाई तरीके लिखे आ रहा है, तो उसमें देखा जाएगा कि काम का और भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो और क्या होगा, मतलब ये जो नया जो वे में और पुराना जो वे, दोनों के बीच में क्रिटिकल एग्जामिनेशन अब एग्जिस्टिंग एंड प्रोपोज्ड है, दोनों के बीच में क्रिटिकल एग्जामिनेशन और उसका कंपैरेटिव स्टडी इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
तो और इसमें क्या होता है, मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग इजियर मोर इफेक्टिव मेथड एंड देयर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो इसमें हम लोग अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एनालॉजी करेंगे, तो डेफिनेटली हमको बहुत सिंप्लीफाइड वे भी हम लोग निकल पाएंगे। और उसमें क्या हो गया, कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। कोई भी फॉर्मेट में जब ज़्यादा टाइम जिसमें ले रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में काम चल रहे हो, तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए सिंप्लीफाइड वे अगर हम तलाश में है और उसको अगर हमको लगता है कि ये इस दूसरा वे और भी अच्छा है, तो कंपैरेटिव स्टडी करके हमको देखना है कि उसमें उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, उसको कैसे सुधरा जाए, और उसमें और क्या क्या मॉडिफिकेशन लेना ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, एक हम लोगों को सामने दिया गया कि एक तो सिलिंड्रिकल जॉब लेद में टर्निंग करना है, स्टेप टर्निंग करना है। टर्निंग कैसे करना है कि हम लोगों को पता है कि मशीन टूल में 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्पीड, कटिंग स्पीड, एक होता है फीड, एक होता है डेप्थ ऑफ कट। ठीक है ना। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड मतलब आरपीएम, जो स्पीड में क्या होता है जॉब या चाक घूमता रहता है। और फीट क्या होता है, पर यूनिट मतलब रोटेशन ऑफ जॉब, वो टूल कटिंग टूल कितना प्रोग्रेस कर रहा है, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर। और स्पीड दिया जा रहा है मीटर पर मिनट में, आरपीएम से। ठीक है। और एक डेप्थ ऑफ कट जो परपेंडिकुलरली अप्लाई किया जाता है, परपेंडिकुलर কোথায় কি ক্লাস কজন আছে? তাহলে আসুক, আগে আসলে পরে আমাকে ডাকবেন। কোথায় বসবে? 3 নম্বরে বসো, বসে আমাকে ডেকে নেবে যখন সবাই আসবে। ठीक है। तो बात ऐसा है कि हम लोगों को जो तरीके में काम चल रहा है, वो तरीके में जो तरीके में हमको हमारा काम चल रहा है, तो वो तरीके को क्या है, उसको और भी कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे बोल रहा था कि एक लेथ का जो जॉब होता है, तो वो जॉब में देखो टर्निंग ऑपरेशन को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बस हाई स्पीड में भी हमको मान के चलो कि 5 मिलीमीटर, मतलब 5 मिलीमीटर डेप्थ को 5 मिलीमीटर डेप्थ को टर्न करना है। ठीक है, मतलब अभी का जो साइड डायमेंशन है 50 से हमको 45, 45 मिलीमीटर डायमीटर, फाइनल डायमीटर ऐसा होगा। 50 है तो 5 मिलीमीटर हमको क्या करना है, एक्सेस मटेरियल हिसाब से उसको रिमूव करवाना है। ठीक है। तो ये तरीके के लिए हमको बहुत सारे तरीके से काम कर सकता है, हाई स्पीड से देके, हाई डेप्थ ऑफ कर देके, नहीं तो स्पीड ज़्यादा करके हम प्रोडक्टिविटी को या मशीनिंग टाइम को कम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो तरीके में अभी शुरुआत में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाई स्पीड में काम कर रहा है, मतलब हाई आरपीएम में। तो हाई आरपीएम में काम करने का चक्कर में हो सकता है कि प्रोसेस ये बहुत टाइम कम लग गया, लेकिन देखा गया क्या, कटिंग टूल का जो लाइफ, वो लाइफ कम हो गया। ठीक है। वो जितना हाई स्पीड जितना बढ़ेगा, कटिंग स्पीड जितना बढ़ेगा, और तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें उसका जो टूल लाइफ कम हो जाएगा। ठीक है, टूल लाइफ कम हो जाएगा। तो वही होता है तरीका, डिफरेंट टेक्निक्स के हम लोग का। दूसरा स्ट्रैटेजी ये भी ले सकता है कि कटिंग स्पीड को थोड़ा कम कर दिया, फिट को थोड़ा बढ़ा दिया। नहीं तो क्या किया, फिर फिट को ऐसा किया, मॉडरेट करके रखा, जिसमें क्या होता है टाइमिंग थोड़ा सा कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी फिनिशिंग में बहुत क्वालिटी अच्छा हो रहा है। तो मतलब ये डिफरेंट तरीके में हम लोग पैरामीटर्स को कंट्रोल करके ये वे को मॉडिफाई कर सकते हैं। नया कुछ तरीके से देख सकता है कि अगर ज़्यादा डायमीटर का स्टेप टर्निंग करना ज़रूरत है, ज़्यादा डायमीटर का, तो हम लोग शुरुआत में हाई स्पीड में, हाई कटिंग स्पीड में, हम लोग हाई फीड में और लो मतलब काम को शुरू करके थोड़ी देर बाद हम क्या किया, उसको मॉडरेट कर देते हैं। और फाइनली क्या कर सकते हैं, फाइनली उसको क्या है, बहुत फिनिशिंग टच में, जब हमको डायमीटर एकदम मार्जिनल हो गया कि हमको अभी मान के चलो अगर 45 डायमीटर हमारा रिक्वायरमेंट है, जब 46 आ गया, तो हमको बहुत कॉशसली, माइन्यूटली हम उसको डेप्थ ऑफ कट को थोड़ा कम करके अच्छे से स्लो रेट में फिनिशिंग कर दिया। तो ये मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो लेकिन हमको टैली करना है तो किस में हमारा बेनिफिट हो रहा है, मतलब टाइमिंग्स, हमारा प्रोडक्टिविटी कॉस्ट कम हो रहा है, क्वालिटी भी अच्छा हो रहा है, और ऑपरेटर को भी हैंडलिंग करना मुश्किल, मतलब सुविधा हो रहा है। तो ये सब तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वे में अभी काम चल रहा है, तो वे
सर नो ऑडियो। सर साउंड फिर से चला गया। Any kind of inquiry by the CBI was withdrawn by the state of Maharashtra, and therefore this order that has been passed by the Bombay High Court can be challenged under those circumstances in the Supreme Court. Let's move on now and do a quick check of the COVID-19 situation in the country. Starting today, Delhi has announced a night curfew from 10 p.m. to 5 a.m. These restrictions will remain until the 30th of April. This as Delhi recorded 3,548 fresh cases and 15 deaths in a single day. Those going for vaccinations will be allowed with an e-pass, and all essential goods and services will be operational but through passes. Private doctors, nurses and other medical staff would be allowed movement using their ID cards as well. Meanwhile, Union Health Minister Dr. Harshvardhan, while he was speaking exclusively with CNN News 18, said that the night curfew is not good enough to curb COVID. The people need to maintain COVID-appropriate behavior as well. थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए सर, आ रहे हैं।
थोड़ा सा वेट कीजिए, सर ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो हेलो। अच्छा, अभी आवाज़ आ रहा है अभी? हाँ सर, हाँ सर, आ रहा है। यस सर। एक्चुअली हम लोगों का जो नेट कनेक्शन वो चला गया, ठीक है, तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है। अच्छा देखो, तो जो डिस्कस कर रहा था। जो डिस्कस कर रहा था कि डिफरेंट पॉइंट कुछ करने का, उसमें देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ लीवर। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड, नया मेथड बनाने का या मेथड को मॉडिफाई करने का। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस फैटिग एंड बोर्डम ऑफ वर्क। फैटिग तो टायर्डनेस वही है, रिपीटेटिव मूवमेंट। लेबर वेस्टेज का अगर कम किया जाए, इसका मतलब लेबर वेस्टेज क्यों होता है, अगर रिपीटेटिव मूवमेंट्स आ जाता है। स्कैटर्ड लेआउट, और क्या है, बहुत कम्युनिकेशन गैप बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस। तो ये सब होने से क्या होता है, हमको उसमें फैटिक ज़्यादा हो जाता है जो वर्कर्स लोग को। तो इसलिए क्या है, लेबर का डिज़ाइन का कॉम्पैक्टनेस और लेआउट का कॉम्पैक्टनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसलिए क्या होता है, उसको फैटिक और रेडियो फैटिक कम करने के लिए, टायर्डनेस कम करने के लिए अननेसेसरी मूवमेंट को कम करना चाहिए। अननेसेसरी मूवमेंट किस कैसे आता है, ज़्यादा ज़्यादा स्कैटर्ड होता है यूनिट तब। अगर वो कॉम्पैक्टनेस आ जाता है यूनिट में, लेआउट में, डिज़ाइन में, तो किसमें हमारा स्कैटर्ड अननेसेसरी मूवमेंट भी कम होता है और लेबर वेस्टेज भी कम होता है। तो फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब। कोई भी काम बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका, मतलब जो बेस्ट मतलब क्या, सबसे सिंप्लीफाइड होगा, आदमी को सबसे अंडरस्टैंडेबल होगा, आराम से समझ जाएगा इजीली, और करने में भी बहुत कम एफर्ट देके उसको कम कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेस्ट वे, अच्छा वाला वे। टू हैव मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, मशीन्स एंड वर्कर्स। डेफिनेटली अगर कॉम्पैक्टनेस आता है डिज़ाइन का और स्पेशियस रहता है, एक सेक्शन, एक डिफरेंट मशीन्स के बीच में गैप रहता है, ज़्यादा एयर ही रहता है, और क्लीन साफ़ा रहता है, तो डेफिनेटली आदमी को काम करने में या मूवमेंट, एक दूसरे के बीच में मूवमेंट करने में बहुत ही मतलब आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, उस केस में अगर आदमी ठीक से मूव कर पाएगा, लेबर का वेस्टेज अगर कम हो गया, तो दैट मीन्स लेबर का यूटिलाइजेशन और भी बढ़ेगा। लेबर यूटिलाइजेशन मतलब मैन पावर यूटिलाइजेशन जितना बढ़ेगा, तो वो भी वो कैसे कम कर, मैन पावर यूटिलाइजेशन मतलब वो बाकी दो इन रिसोर्सेज, दैट मीन्स मटेरियल एंड मशीन्स को और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा और भी ज़्यादा यूसेज होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोनों तीनों का ही मैन पावर, मैन मटेरियल, मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, टू इम्प्रूव द डिज़ाइन और वर्क प्लेस लेआउट। तो ये तो होगा ही, पहले बोला था कि स्कैटर्ड लेआउट
और कॉम्पैक्ट लेआउट में काफ़ी अंतर होता है। कॉम्पैक्ट लेआउट मतलब वो डिज़ाइन इज सिंप्लीफाइड, लेबर वेस्टेज मिनिमाइज, टायर्डनेस कम, ज़्यादा प्रॉपर अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट अदर रिसोर्सेज, दैट इज मेन मटेरियल्स, मशीन्स एक्सेट्रा। मेन का तो हो ही रहा है, एज वेल एज मेन अगर अच्छा ज़्यादा टाइम काम करेगा मटेरियल्स भी, मशीन्स भी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। उसके बाद स्टैंडर्डाइज मेथड को स्टैंडर्डाइज कर देना कि जो चलो नया कुछ मेथड लेके आया है कि पहले हम लोग जो रेट में काम काटिंग कर रहे थे, अभी रेट को इनिशियल रेट में स्लो कर दिया, बीच में हाई कर दिया, लास्ट में फिर स्लो, या फास्ट में। तो ये जो तरीके कॉम्बिनेशंस, तो कॉम्बिनेशंस को एक ना, अभी जो कॉम्बिनेशन अभी जो वे में काम चल रहा है और नया जो वे हम लोग ले आने के लिए कोशिश कर रहा है या सोच रहा है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, अंतर क्या है, उसको पकड़ना और उसमें क्या है हैबिचुएटेड कर देना वर्कर्स लोग को कि ये नया वे में आपको ऐसे ऐसे काम करना है, पहले हम लोग ऐसे ऐसे करते थे। वर्कर्स और किसी को भी पुराना चीज़ में उसको ही जारी रखने के लिए एक्चुअली मेंटालिटी देखा जाता है। तो लेकिन अगर हम नया चीज़ में सबको एडॉप्ट कर देते, सबको ट्रेन कर देते, तो डेफिनेटली नया वे में हम आराम से एफिशिएंटली होगा। तो ये होता है डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस लेआउट। एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्डाइज द मेथड, वही होता है स्टैंडर्डाइज करना, मेथड का स्टैंडर्डाइजेशन, और पिछले वाला मेथड में शिफ्ट करने का टेंडेंसी को हटाना, क्योंकि आदमी को लगता है नहीं नहीं अच्छा पुराना चीज़ ही अच्छा था हम लोग, क्योंकि वो लोग उसमें क्या होता है वर्कर्स लोग बहुत हैबिचुएटेड हो जाता है। जो जो काम एक कई तरीके से करने में सब आदमी लोग वर्कर्स हैबिचुएटेड हो जाता है, तो नया वे आने में शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है और ज़्यादा शिफ्टिंग टेंडेंसी रहता है कि नहीं पुराना चीज़ में ही चलो करते हैं। तो वो चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं नया तरीके से अभी करना है। उसके बाद क्या है, टू ट्रेन द इंडिविजुअल वर्कर इन इट्स प्रैक्टिस एज पर स्टैंडर्ड मेथड। तो उसमें अभी जो नया वे में कोई कोई किसी को हो सकता है कि जानकारी नहीं हुआ, फिर नया मेथड में पूरा जानकारी पूरा थॉरो स्टडी नहीं है, तो उसको क्या है उसको जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग करके अभी देखिए नया सिस्टम में अभी ऐसे 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 काम होगा, जो पुराना में ऐसे हो रहा था तो पुराना को भूल जाइए, नया तरीके में ये तरीके से ऐसा ऐसा ये वाला चीज़ में काम कीजिए। तो दैट इज़ द डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मेथड स्टडी के एप्लीकेशन। और अभी हम लोग देखेंगे ये स्टडी डिटेल्स। जैसे हम लोग एनालिटिकल एस्टिमेटिंग देखे थे कि वर्क मेजरमेंट करने के लिए कैसे किया जाता है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, सिमिलरली यहाँ पर मेथड स्टडी डिटेल्स के लिए काफ़ी सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर्स है और प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करना है। सबसे पहले वाला प्रोसीड्यूर प्रॉपर मेथड करेक्ट मतलब बेस्ट वे ऑफ टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब, ये निकालने के लिए जो स्टेप्स, वो स्टेप्स यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट स्टेप that is to select the work to the standard and define its boundary। सेम जैसे अगर तुम वर्क मेजरमेंट का डिफरेंट पैरामीटर्स, वर्क मेजरमेंट का एनालिटिकल एस्टिमेटिंग पार्ट को अगर साइड बाय साइड रखोगे तो देखोगे वहाँ पर भी शुरुआत में टोटल स्टेप बाय टोटल जॉब बाउंड्रीज, जॉब एनालिसिस जिसको बोला जाता है, तो जॉब एनालिसिस हम एकदम शुरुआत में कर लेते हैं कि क्या किस काम में व्हाट इज़ द बाउंड्री कंडीशंस, व्हाट इज़ द बेसिक डायमेंशन ऑफ जॉब, व्हाट इज़ द डिफरेंट स्टेप्स क्या है, क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस है, तो इंटायर डिटेल्स यहाँ पर रहेगा टू सिलेक्ट द वर्क टू बी स्टडीड एंड डिफाइन इट्स ऑल बाउंड्रीज। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 क्या है, to record the relevant facts about the tasks being undertaken by direct observation। तो अभी रिकॉर्ड करना है तो उसके साथ एसोसिएटेड क्या क्या फैक्ट्स है, क्या क्या चीज़ के इंटरमीडिएटली अभी इतना स्पीड में जब काम चल रहा है तो इतना फीड दिया जा रहा है, इतना रेट में हमारा मटेरियल रिमूवल हो रहा है, ठीक है, और उसका हमको हमारा कूलेंट यूसेज इज दिस मच एज एट दिस रेट, टेम्परेचर राइज इज दिस रेट, और मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जो रीडिंग पूरा प्रोसेस का, तो डिफरेंट फैक्ट्स का, तो वो चीज़ को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हमको नोट डाउन करना है, पुराना वे में एज वेल एज नया वे में। ठीक है, नया वे तो अभी तक आया नहीं है कि पुराना वे में मान के चलो, पुराना वे में क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स को हम मेटिकुलसली बहुत ध्यान से हमको उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, बाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, नॉट फॉर जस्ट किसी से सुन के कि आप कितना है चलो इतना है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके विद डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट उसको लेकर डिवाइस लेकर उसको उसका डिफरेंट पैरामीटर्स को नोट डाउन करना है।
ठीक है। और स्टेप नंबर 3 क्या है? टू एग्जामिन द वे बाय व्हिच द जॉब इज बीइंग परफॉर्म्ड। अभी देखना है कि वे मतलब क्या तरीके से अभी इसको काम किया जा रहा है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड फीड डेप्थ ऑफ कट, उसके बाद क्या है कॉम्बिनेशन जो अभी अभी स्टेज में किया जा रहा है, तो कॉम्बिनेशन को और क्या मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं जिसमें हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मेथड सिंप्लीफाइड हो जाएगा और क्या होगा, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। तो इसमें कोई आइडिया लग रहा है कि नहीं, शुरुआत में बहुत हाई स्पीड देने से, हाई स्पीड में काटने से क्या होता है, हमारा देखा जाता है कि एक्यूरेसी लास्ट पॉइंट में बहुत प्रॉब्लम होता है, सरफेस रफनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ठीक है, इसको क्या क्या शुरुआत में एक स्टेज तक हम लोग हाई स्पीड में काम काटने के बाद, मटेरियल रिमूवल के बाद नेक्स्ट फेज में हम लोग मॉडरेट स्पीड में कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोनों केस में ही हमको क्या है, टोटल प्रोसेस में हमको डिफरेंट डेटा जितना रहेगा उसको नोट डाउन करना है। मतलब जो इम्पोर्टेंट डाटा के टेम्परेचर रेंज उसका, उसके साथ साथ क्या है हमारा थिकनेस, चिप थिकनेस, उसके साथ कूलेंट यूसेज, उसके साथ डिफरेंट पैरामीटर्स चेकिंग, तो ये सब चीज़ को हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो द एग्जामिन द वे बाय व्हिच द जॉब इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड चैलेंज इट्स पर्पस, प्लेस, सीक्वेंस एंड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस। तो एक प्रोसेस में, टोटल वर्क प्रोग्राम में काफ़ी सारे चीज़ रहता है। देखो कैसे तरीके, जो तरीके में काम चल रहा है, हमको चैलेंज करना है, मतलब एक नया तरीका नहीं, इससे दूसरा वाला चीज़, एक पैटर्न में अभी जो काम चल रहा है नहीं, एक से बेटर होगा वाई। तो वाई को लेकर हमको ऐसा इस्टेब्लिश करना है लॉजिकली कि वाई इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल, इससे भी बेनिफिशियल होगा, अच्छा होगा। तो इसका चैलेंजेस पर्पस, प्लेस एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जो सीक्वेंस में कभी कभी हो सकता है, जो सीक्वेंस में काम चल रहा है, थोड़ा सा सीक्वेंस को मॉडिफाई करने से, रीअरेंज कर देने से हो सकता है इसमें और भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो दैट है, तो ये चीज़ स्टडी करना चाहिए जो मेथड स्टडी इंजीनियर्स रहेंगे उसको, कि कैसे क्या तरीके से हम इसको कर सकता है। तो नया वे में जो काम होगा तो वो एक क्या है, उसके साथ नया प्रेजेंट स्टेज में जो है हम लोग जो अगला स्टेज में जो डाटा कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे या नोट डाउन कर रहे थे, तो उसको दोनों का जस्ट कंपैरेटिव स्टडी। तो देखिए अभी का स्टेज में जो रिक्वायरमेंट ऑफ कूलेंट अगर हम देखते, दैट इज़ वेरी वाइटल, बिकॉज कूलेंट में हम लोगों को काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता है। कि देखा गया नया स्टेज में टेम्परेचर राइज बॉडी ऑफ द जॉब बॉडी टेम्परेचर काफ़ी कम रेंज में हो रहा है, फिर भी और यहाँ पर कूलेंट यूसेज से पिछले से काफ़ी कम लग रहा है। दैट मीन्स इट इज़ बेटर अप्रोच नया तरीके में। ठीक है, और इसके साथ मतलब ये सब कंपैरेटिव स्टडी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और नया जो वे वो उसको मतलब अभी जो वे में काम चल रहा है उससे हम लोग उसको चैलेंज करके नया वे को इस्टेब्लिश करना है, लेकिन फिर भी थ्रू लॉजिक्स, क्योंकि विदाउट लॉजिक हम लोग बोल देंगे कि ये अच्छा है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। क्योंकि हमको दिखाना है कि क्यों ये दूसरा लॉजिक, नया लॉजिक जो हम लोग लेके आ रहा है वो अच्छा है, किस लिए। हो सकता है कूलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है टेम्परेचर राइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है सरफेस क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है सरफेस रफनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सरफेस रफनेस काफ़ी कम हो रहा है। हो सकता है कि काफ़ी दिन यूज़ के बाद हमारा टूल चेंज, नंबर रिक्वायरमेंट ऑफ टूल्स ये भी कम लग रहा है नया तरीके में, क्योंकि कटिंग स्पीड को हम उतना हाई रेंज में नहीं टैकल कर रहा है, इसलिए टूल लाइफ भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो टूल लाइफ मतलब टूल चेंज का रिक्वायरमेंट कम हो रहा है, तो हमारा कॉस्ट इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट कम लग रहा है। मतलब जो भी तरीके में करेंगे उसका पॉजिटिव साइड्स, क्या क्या पॉजिटिव साइड्स है, फ्रॉम प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिफरेंट पैरामीटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लेबर्स पॉइंट ऑफ, सब जगह से इसको कंपैरेटिव स्टडी करना है। और ज़रूर अगर इसमें फ्रूटफुल रिजल्ट है, लॉजिकल है, तो ज़रूर इसको हमको इस्टेब्लिश करना है, नया तरीका अच्छा है। ये छोड़ के मतलब एक्चुअली अच्छा है तो बाद में डिसाइड किया जाएगा, पहले इसको कंपैरेटिव स्टडी करके दिखाना है कि नया तरीके में हम लोगों को जितना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उसका सरफेस क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसका कूलेंट टेम्परेचर, कूलेंट यूसेज, दैट मीन्स हम लोग कूलेंट जिसमें कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा अच्छा है, जितना टेम्परेचर राइज कम होगा उतना ही अच्छा है, कूलेंट का कम लगेगा। तो ये सब अगर कंपैरेटिव स्टडी में दिखा जाता है, हम लोग देखते हैं कि हाँ नया तरीके में हमारा काफ़ी मतलब बेनिफिट्स आ रहा है, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज भी आ सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज मिनिमल है
पिछले वाला प्रोसेस से बेनिफिट्स का पोर्शन ज़्यादा है तो हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करना है। अगर देखा जाता है बेनिफिट्स का पोर्शन ज़्यादा नहीं है, डिसएडवांटेज का ही पार्ट ज़्यादा है, तो वो चीज़ एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो दिस आर बेसिक जस्ट एनालॉजी, जस्ट कंपैरेटिव स्टडी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को टैली करके कंपैरेटिव स्टडी करके सबसे इफेक्टिव चीज़ कौन सा होगा, दैट हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। एंड असिस्टेंस ऑफ दिस कंसर्न सबका, और जो आदमी काम कर रहा है, वर्कर्स, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। वो फील्ड में वो बहुत दिन से काम कर रहा है। कोई भी आदमी जब काम करेगा कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर जॉब में, तो डेफिनेटली उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस वो तो डेवलप करेगा ही। और प्रैक्टिकल उनको भी कुछ व्यू पॉइंट्स आ सकते, उनका कोई पॉइंट्स आ सकते नहीं, अभी जो ऐसे किया जा रहा है, ये ऐसे करने से ये प्रॉब्लम होगा या वो फ़ायदा होगा। तो उनका सजेशंस लेके हम लोग जरूर एक अच्छा वाला प्रैक्टिकल इकोनॉमिक, मोस्ट इकोनॉमिक एक पॉइंट, एक पैटर्न, एक तरीका डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो देखो एवेलुएट डिफरेंट, तो क्या हो गया, डेवलप प्रैक्टिकल इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव मेथड। सबसे इफेक्टिव मेथड इस तरीके से निकलेगा। एंड ड्राइंग ऑन असिस्टेंस ऑफ दोज पर्सन, सबका असिस्टेंस को लेकर, ऐसा नहीं कि ऐसे ही जो 2-3 आदमी जो काम कर रहे थे, जो इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो खुद का डिसीजन ले लिया। लेकिन इसमें हो सकता है जिसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कोई जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, लेकिन दैट प्रॉब्लम में बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस वर्कर्स एक्सपीरियंस, वर्कर्स ओपिनियन, कि वो लोग का क्या वो कहना है इसमें। तो वो ज़रूर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही अच्छा है, बहुत दिन से काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, तो डेफिनेटली उनका व्यू को अगर लिया जाए, उसका अप्लाई किया जाए, तो डेफिनेटली दैट विल हैव मोर बेटर रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, टू एवेलुएट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो मोस्ट प्रैक्टिकल हम लोग सबसे प्रैक्टिकल, अच्छा प्रैक्टिकल मतलब जो फिजिबल होगा। हो सकता है कभी कभी थियोरेटिकली बहुत कुछ हम लोग बता दिए कि ये तरीके से, वैसे तरीके से ये कीजिए, लेकिन देखा गया वो आदमी लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए क्या है, जो प्रोसेस होगा, जो वे होगा, तो सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल होगा, बहुत सिंप्लीफाइड होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा सब आदमी के सामने, और उसको एक्सेस करना भी बहुत आसान होगा। तो वही होता है अच्छा मेथड। अच्छा मेथड मतलब कॉम्प्लिकेटेड, क्रिटिकल ऐसा बात नहीं, आदमी को काफ़ी सोचना पड़ता है, थोड़ा सा गलती होने से प्रॉब्लम आ जाता है, ऐसा बात नहीं है। जो होगा एकदम क्लियर कट, सीधी सी प्रोसेस होगी, ठीक है। जिसमें मतलब एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा रहेगा, आदमी लोग बहुत आसान से उसको पकड़ लेगा। एक बार सुनने से, एक बार समझा देने के लिए, समझा देने से पूरा वो चीज़ आराम से पकड़ लेगा। तो ये सब पॉइंट्स होता है। उसके बाद देखो स्टेप नंबर 5, टू एवेलुएट different alternatives to develop a new improved method, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस alternatives new improved method, কজন এসছে, সবাই এসে গেছে? আচ্ছা, আমি 5 মিনিটের মধ্যে আসছি, সবাই বসো। ওকে, কম্পেয়ারিং দ্য কস্ট एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड एंड करेंट मेथड। तो इसके लिए पूरा एवेल्युएशन अभी होगा, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो आया है, ऑल्टरनेटिव्स के बीच में से तो ये चीज़ को हम लोग कंपेयर करके उसका कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट को देख के, सब कुछ एक प्रोसेस को देख के हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं कि अच्छा ओके, दिस मेथड, पहले एक्स मेथड था, अभी वाई मेथड में दीज आर द मॉडिफिकेशन विद इन दिस मेथड, एंड ये तरीके दीज आर द वे आउट, कैसे टोटल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर, और उसको इस्टेब्लिश कर देना कि दिस इज़ द ये कारण से लिए इसका ये बेनिफिट है। स्टेप नंबर 6 क्या है, टू डिफाइन द न्यू मेथड क्लियरली एंड प्रेजेंट टू दोज कॉन्सर्न। तो ये मेथड को पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्लियरली उसको लेआउट कर देना चाहिए, दिखा देना चाहिए कि कैसे इसको टोटल शुरू एकदम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट कैसे इसको कंप्लीट कर सके, ठीक है। टू इंस्टॉल द न्यू मेथड एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। टू इंस्टॉल मेथड को अभी अगर मैनेजमेंट से एक्सेप्टेड हो गया चीज़, तो इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि डेट नो फ्रॉम ऑन दैट डेट ऑनवर्ड वाई मेथड विल बी एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड मेथड इंस्टेड ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तरीके से हम लोग मेथड स्टडी को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 8, टू मेंटेन द न्यू मेथड एंड इंट्रोड्यूस कंट्रोल्स टू प्रिवेंट द स्लिप बैक टू ओल्ड मेथड। वही बात है कि स्लिप बैक ओल्ड मेथड इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा होने का चांस है बाय द वर्कर्स, बिकॉज वो पुराना चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट था और पूरा मतलब बहुत एकस्टम्ड हो गए थे। तो अभी क्या होगा, नया मेथड में ज़रूर शुरुआत में नया कुछ चीज़ होने से ही दिक्कत होता है, लेकिन उस टाइम में उसको स्लिप बैक करने का जो टेंडेंसी, उसको अगर हम रोक सकते हैं बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस एक्सेट्रा, तो कुछ दिन बाद ज़रूर
ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी ऐसे अप्लाई किया जाता है। फिर अगर हम समराइज कर देते हैं तो वर्क स्टडी का देखो, वर्क स्टडी बेसिकली अप्लाई किया जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच सब्जेक्ट। उसका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्या, मिस यूटिलाइजेशन। इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ाना, आउटपुट को कैसे बढ़ाता है, ये एक्चुअली बढ़ाता है डिफरेंट रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल बेसिक रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन पार्ट को मिनिमाइज करके ये बढ़ाता है। दो तरीके से बढ़ाता है, एक होता है टाइम के ऊपर कांस्टेंट करके, मतलब आइडल टाइम को धीरे धीरे हटा के उसको पहले रिवील कर देता है, पहले एक्सप्रेस कर देता है, ग्रेजुअली उसको हटा देता है। और दूसरा तरीका होता है मेथड को सिंप्लीफाई करके, जैसे हम लोग मेथड स्टडी में उसका डिस्कशन करते हैं, मेथड को सिंप्लीफिकेशन with the help of new method, new simplified method, keeping in view of minimum labor wastage को minimum करके ये चीज़ को हम ये तरीके से कर सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस एंड डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, तो इतना तक एक ओवरव्यू सबका हो गया। Yes, sir. ओके, चलो मेरा भी एक थोड़ा क्लास है तो अभी ख़त्म करते हैं। ठीक है, Thank you, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।